हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास +2। इस चैप्टर का नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो हम आज इसके पार्ट 1 में हम इसके 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम इसके और 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत बड़ा है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसा कि हम सबको पता है कि 16 महाजनपद थे। तो इसका सही आंसर आ गया सी। महाजनपद से क्या भाव है, तो महाजनपद का भाव है विशाल राज्य, इसलिए इसका सही आंसर आ गया ए, विशाल राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणराज्य नहीं था। तो इसका सही आंसर है सी, तो हम इसका लगाएंगे मल। और क्वेश्चन नंबर 4 आ गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणराज्य था। तो इसका सही आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणराज्य था। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि मल्ल, पंचांग और अंग तीनों राज्य गणराज्य थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि काशी राज्य आरंभ में बहुत शक्तिशाली था। काशी जनपद की राजधानी का नाम क्या था। काशी जनपद की राजधानी का नाम वाराणसी था, तो इसका सही आंसर आ गया सी। कौशल जनपद की राजधानी का नाम क्या था। कौशल जनपद की राजधानी का नाम श्रावस्ती था, तो इसका सही आंसर ए आ गया। और हम आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रसेनजीत था, तो इसका सही आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, चंपा किस जनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर है अंग, तो इसका सही आंसर आ गया बी। बज्जी संघ की राजधानी का क्या नाम था। बज्जी संघ की राजधानी का नाम वैशाली था, तो इसका सही आंसर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, काशीनगर किस जनपद की राजधानी थी। इसका सही आंसर सी है, क्योंकि काशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी। तो हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इसलिए इसका सही आंसर भी आ गया। और अब हम पढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। अंग जनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, इसलिए इसका सही आंसर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर है वत्स, इसलिए इसका सही आंसर ए आ गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चंद्रप्रदत्त महासेन का संबंध किस जनपद से था। तो इसका संबंध अवंती से था, तो इसका सही आंसर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, अवंती गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है डी, क्योंकि अवंती गणराज्य की राजधानी का नाम उज्जैन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला गंधार की राजधानी थी, इसलिए इसका सही आंसर सी आ गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गंधार किस जनपद की राजधानी थी। गंधार तक्षशिला की राजधानी थी। तक्षशिला विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय भी था। 6ठी शताब्दी से पूर्व में गंधार की शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है पुरुषाति, तो इसका सही आंसर आ गया डी। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पहला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद शक्तिशाली था। तो इसका सही आंसर आ गया डी, क्योंकि अंग जनपद उस समय शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 21, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो इसका सही आंसर बी आ गया, क्योंकि मगध साम्राज्य उस टाइम सबसे शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुसार कहाँ का शासक था। इसका सही आंसर है ए, बिंदुसार मगध का शासक था। बिंदुसार का संबंध किस महाजनपद से था। इसका सही आंसर है डी, बिंदुसार का संबंध मगध साम्राज्य से था। बिंदुसार कब शासक बना। बिंदुसार 544 ईसा पूर्व में शासक बना, इसलिए इसका सही आंसर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, मगध की आरंभिक राजधानी का नाम क्या था। तो ये सभी को पता है, मगध की पहली राजधानी का नाम राजगार था, बाद में पाटलिपुत्र बना दी थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा
बिंदुसार निम्नलिखित में से किस राजकुमारी के साथ विवाह के कारण अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। बिंदुसार ने लगभग सभी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। उसने कौशल देवी, चेलना, केशमा और भी कई रानियों के साथ विवाह किया था और अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुसार की कौन सी रानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी? तो इसका आंसर है चेलना। नंबर ए, यह लिच्छवी वंश से संबंधित थी। बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? बिंदुसार के संबंध में तथ्य ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि उसने लिच्छवी वंश की रानी चेतना से विवाह करके दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया था। यह बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है ए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। अजातशत्रु के संबंध किस महाजनपद से था? तो इसका सही आंसर है सी, मगध। अजातशत्रु का निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लंबे समय तक संघर्ष चला? तो अजातशत्रु का सबसे लंबे समय तक संघर्ष कौशल राज्य के साथ चला। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 32 पर पहुँच चुके हैं। मगध एवं कौशल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रदेश के कारण एक लंबा संघर्ष चला? इसका सही आंसर सी है, इसलिए क्योंकि काशी के साथ इनका बहुत लंबा संघर्ष चला था। अब क्वेश्चन नंबर 33, अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में कितना समय लगा? तो अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में 16 वर्ष लगे। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ए, उज्जैन। यह मैंने आपको पहले बताया था कि पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 35, नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक और पहला शासक महापद्म नंद था। महापद्म नंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? महापद्म नंद के संबंध में ऑप्शन सी गलत है, उसने सम्राट की उपाधि धारण की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदी का संगम पर स्थित है? तो यह इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा, गंडक और सोन। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे? मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने के कारण उपरोक्त सभी थे। वहाँ पर लोहे के विशाल भंडार थे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, विशाल शक्तिशाली सेना थी। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसे मौर्य युग का स्रोत माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मौर्य युग का स्रोत माना जाता है? ये उपरोक्त सभी है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त ने लिखी थी, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, और इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किया था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 43, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर रहा था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में राजदूत की तरह रहा था। तो हम इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसे सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में भेजा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। यह इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना क्या थी? तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना इंडिका थी। तो क्वेश्चन नंबर 47, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताओ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, यह उसकी प्रसिद्ध रचना थी। इसमें उसने राजाओं के बारे में बताया था, राजाओं की योग्यताओं के बारे में बताया था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था, जिसे कि चाणक्य भी कहा जाता है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखादत्त था, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, मौर्य साम्राज्य
का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसलिए इसका सही आंसर सी आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम पहुंच चुके हैं अपने 52वें क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, इसलिए इसका सही आंसर भी आता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने 53वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 53वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम पहुंचते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। 54वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर 322 ईस्वी में विजय प्राप्त की, और ये उसकी महत्वपूर्ण विजय में से एक थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय मगध की विजय थी, क्योंकि मगध उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था, जिसमें उन्होंने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता ली थी। क्वेश्चन नंबर 57, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, 305 ईस्वी पूर्व में उसका सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश प्राप्त किए? उसने सेल्यूकस से विजय के तौर पर काबुल, गंधार और बलूचिस्तान 3 प्रदेश प्राप्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर है बी, उसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई। तो हम पहुंच चुके हमने क्वेश्चन नंबर 60 पर। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है एक, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठा? क्वेश्चन नंबर 61, बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 298 में ईसा पूर्व में बैठा, इसलिए इसका सही आंसर है बी। तो अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था, इसलिए इसका सही आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 63, अशोक मगध के सिंहासन पर कब बैठा? अशोक मगध के सिंहासन पर 259 ईसा पूर्व में बैठे, जिसका सही आंसर है बी। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका ध्यान में रखें। कलिंग के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें एक ऑप्शन सी गलत है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के लिए अन्य विजय का मार्ग सुगम हो गया। यह बिल्कुल गलत है। अशोक ने उसके बाद युद्ध त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 60, कलिंग युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले? तो इसके यह सभी परिणाम महत्वपूर्ण थे। अशोक ने युद्ध को सदैव के लिए त्याग दिया। उसने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाया। और ऑप्शन सी, अशोक ने अपना जीवन लोक भलाई में लगा दिया। तो अब हम पहुंचते अपने क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक द्वारा मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत सम्मिलित किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कलिंग था। यह उसके पिताजी और दादाजी भी नहीं जीत पाए थे, पर उसने इस प्रांत को जीत लिया था। अशोक ने किसे कलिंग की राजधानी घोषित किया? अशोक ने तौसली को कलिंग की राजधानी घोषित किया, इसलिए इसका सही आंसर ए आता है। मौर्य शासनकाल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? मौर्य शासनकाल में प्रांत का मुखिया कुम्हार कहलाता था, इसलिए इसका सही आंसर ए है। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की कितनी समितियां थी? मौर्य काल में सैनिक प्रबंध में 30 सदस्य की 6 समितियां बनी गई थी, जिसमें 5-5 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 72, मौर्य शासनकाल में नगरों की देखभाल के लिए कितनी समितियां बनाई जाती थी? तो मौर्य शासनकाल में नगरों की शासन व्यवस्था के लिए 6 समितियां बनाई जाती थी, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। मौर्य शासन में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? मौर्य शासन काल में गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 74,
हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 74 तक। क्वेश्चन नंबर 74 है, मौर्य शासनकाल में किसानों से ली जाने वाली भू राजस्व की दर क्या थी। क्वेश्चन नंबर 74, किसानों से ली जाने वाली भूस्वरा मौर्य शासनकाल में किसानों से ली जाने वाली भू राजस्व की दर क्या थी। तो ये दर थी 1/6 से 1/4 तक। क्वेश्चन नंबर 75 तक पहुँचते हैं। मौर्य शासनकाल में समाहर्ता का क्या कार्य था। तो इसमें समाहर्ता का कार्य था वह कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। अशोक ने धम्म का प्रचलन क्यों किया। अशोक ने धम्म का प्रचलन मौर्य साम्राज्य की एकता के लिए किया, इसलिए इसका सही आंसर है सी। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए, उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 78, अशोक के धम्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो इसके प्रमुख सिद्धांत यह तीनों थे, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से पग उठाए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया। ऑप्शन बी, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामाताओं की नियुक्ति की। ऑप्शन सी, अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को शिलालेखों एवं स्तंभों पर अंकित करवाया। इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या पग उठाए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उपरोक्त सभी पग उठाए। उसने बौद्ध धर्म के राज्य धर्म घोषित किया। उसने पाटलिपुत्र को बौद्ध धर्म में तीसरी महासभा का आयोजन किया। उसने राज्य के अनेक स्तंभों एवं विहारों का निर्माण किया। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरी महासभा का आयोजन कहाँ किया। तो अशोक ने तीसरी महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन कब किया। तो अशोक ने तीसरी महासभा का आयोजन 251 ईसा पूर्व में किया, इसलिए इसका सही आंसर है डी। तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी। धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर है सी। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी किस पुत्री को भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था, इसलिए इसका सही आंसर है ए। अशोक ने अभिलेख किस देश के साथ मिलते जुलते हैं। अशोक के अभिलेख ईरान के देश के साथ मिलते जुलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानंदप्रिय कहा गया है। देवानंदप्रिय किस राजा की उपाधि थी। देवानंदप्रिय अशोक की उपाधि थी, इसलिए इसका सही आंसर है ए। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी। अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राही थी, इसलिए इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 89। तो अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस बात पर प्रकाश डालते हैं। यह अभिलेख इन सभी बातों पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अशोक का व्यक्तिगत जीवन, धम्म के सिद्धांत, जन कल्याण के कारण। अब हम पहुंचते अपने क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, जिसके बाद हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1838 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो इसका सही आंसर है ए, जेम्स प्रिंसेप। तो हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। अशोक को प्राचीन भारत का एक महान सम्राट क्यों कहा जाता था। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसने एक उच्च कोटि का प्रशासन लागू किया, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रशंसनीय योगदान दिया। अशोक की मृत्यु कब हुई। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई, इसलिए इसका सही आंसर सी आता है। हम पहुंचते अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। मौर्य काल के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो मौर्य काल का सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 94, मौर्य काल में स्त्रियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। इसमें स्त्रियों से संबंधित ऑप्शन बी गलत है। उस समय लड़कियों को शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था, यह बिल्कुल गलत है। हम पहुंचते अपने क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, मौर्य काल के लोक मनोरंजन
के प्रमुख साधन कौन से थे? तो मौर्य काल के लोगों मनोरंजन के प्रमुख साधन उपरोक्त सभी थे। त्योहार, नृत्य, संगीत और जुआ। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 96 तरफ। मौर्य काल के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो मौर्य काल के लोग उपरोक्त सभी प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती, रेशमी और ऊनी। क्वेश्चन नंबर 97, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका सही आंसर है गांधार। ऑप्शन बी ये उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? मौर्य काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वह सबसे अधिक कृषि करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मौर्य काल की प्रमुख फसल नहीं थी? तो इसका सही आंसर है सी, चाय उनकी प्रमुख फसल नहीं थी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता हुआ और सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा, जिसमें कि अगले 100 क्वेश्चन होंगे चैप्टर के। यह चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।